कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अनिका को जाता देख आर्यन अनिका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसे गले लगाकर कहता है, सॉरी, कल रात के लिए मुझे माफ़ कर देना। बेशक कल रात तुम नशे में थे, लेकिन मैं तो होश में था, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारी इजाज़त के बिना छुआ है, मुझे माफ़ कर दो। आर्यन की ये बात सुनकर अनिका बोली, तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो? तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? आर्यन कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप से अनिका को गले लगाए रखता है। अनिका आर्यन से जवाब ना पाकर बोली, गलती मेरी भी है कि मैंने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी, इतना कहकर वो आर्यन की चेहरे की तरफ देखकर बोली, हम पति पत्नी हैं, इसलिए तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनिका ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। आर्यन अनिका की ये बात सुनकर बोला, मुझे लगा कि तुम मुझसे नाराज़ हो। तुमने सुबह गुस्से में कहा था कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी और मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हो। अनिका आर्यन का ये केयरिंग साइड देखकर बोली, ये इंसान मेरी छोटी सी धमकी को भी कितना ज़्यादा सीरियस लेकर बैठा है। दुनिया की नज़रों में ये कितना बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन मेरी नज़रों के सामने ये सिर्फ आर्यन है, कोई बिजनेसमैन नहीं। आर्यन जो सिर्फ अनिका से प्यार करता है, जिसे मेरे रोने से फ़र्क पड़ता है, मेरे हंसने से फ़र्क पड़ता है और मेरे गुस्सा होने पर भी फ़र्क पड़ता है। अगर किसी लड़की ने आर्यन का ये केयरिंग साइड देख लिया तो वो पक्का मुझसे आर्यन को छीन लेगी। ये ख्याल आते ही अनिका अपना सर झटक कर बोली, क्या सोच रही हूँ? वो ऐसे कैसे कोई मुझसे आर्यन को अलग कर सकता है? ये ख्याल आते ही अनिका अपने ख्यालों से बाहर आती है और वो आर्यन की तरफ देखकर बोली, कल रात मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि एक आदमी जो अधेड़ उम्र का था, उसने मेरे चेहरे को छूने की कोशिश की। तभी एक आदमी ने उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया। जिस आदमी ने उस आदमी को इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया, उसका चेहरा मुझे नज़र नहीं आया। वो सिर्फ इतना कह रहा था, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई अनिका को हाथ लगाने की? अनिका ने इतना कहा और वो आर्यन को टाइट से गले से लगा लेती है, मानो उसे डर हो कि जैसे अगर वो सपना सच हुआ तो वो आर्यन से दूर हो जाएगी। ये ख्याल ही उसे अंदर तक हिला देता था कि अगर वो आर्यन से अलग हो गई तो वो क्या करेगी। वो उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। उसे उसके साथ लड़ना मंजूर है, उससे झगड़ना मंजूर है, मगर उससे अलग होना ये उसे कतई मंजूर नहीं था। दूसरी तरफ दक्ष के घर में दक्ष बिस्तर पर मौजूद मोनिका के एक कोने पर अपना सर रखकर लेटा हुआ था। इसका कारण ये था कि जब वो मोनिका को घर लेकर आया था तब मोनिका ने उसके ऊपर उल्टी कर दी थी। उल्टी के कारण दक्ष की पूरी टी शर्ट खराब हो जाती है। जब वो अपने कपड़े चेंज करके आया तब उसने देखा कि बिस्तर पर मोनिका किसी बच्चे की तरह सो रही है। वो मोनिका को इस तरह से सोता हुआ देख वहीं पर बैठकर उसे देखने लगता है कि तभी मोनिका नशे और नींद में होने के कारण अपने हाथ पैर चलाते हुए दक्ष के मुंह पर मारे जा रही थी। मोनिका से इतनी बुरी तरह पीट लेने के बाद वो उससे दूर जाकर बैठ जाता है और वो मोनिका को चैन से सोता देख ऐसा महसूस कर रहा था कि जैसे वो गलती से अपने साथ किसी गैंगस्टर लड़की को उठाकर ले आ गया है। वो लड़की नींद में होने पर भी किस तरह से अपने हाथ पैर चला रही थी। दक्ष अपने मन में सोचते हुए बोला, ये लड़की मारने में कितनी ज़्यादा तेज़ है, मानो इसने कराटे की ट्रेनिंग ले रखी हो। दक्ष वहीं पर मौजूद चैन से सोती हुई मोनिका को देखते देखते वहीं पर सो जाता है। आधी रात को जब दक्ष बिस्तर के कोने पर अपना सर रखकर सोया हुआ था तभी मोनिका ने अपने हाथ पैर चलाकर उसे नींद से उठा दिया। दक्ष बहुत बुरी तरह परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपनी जगह से खड़े होकर वहाँ से जाने ही वाला था, तभी वो देखता है कि मोनिका कोई डरावना सपना देखकर चिल्ला रही थी, अच्छी, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी, तुम चिंता मत करो, देखना एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी। वो लगातार यही शब्द दोहराए जा रही थी। दक्ष मोनिका को इतना घबराता देख उसके पास जाकर उसे शांत करवाता है। मोनिका चुप हो जाती है और वो चैन से सो जाती है। दक्ष मोनिका को इतना घबराया देखकर डिसाइड करता है कि वो यहीं पर रुकेगा, वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है
ये अच्छित कौन है और मोनिका बार बार ये क्यों कह रही है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी। यही सब सोचता सोचता वो वापस से बिस्तर के एक कोने पर अपना सर रख कर लेट जाता है और मोनिका को देखने लगता है, क्योंकि बीच बीच में मोनिका कोई बुरा सपना देखकर घबरा भी रही थी। इसलिए उसे मोनिका की चिंता हो रही थी। इसलिए वो वहीं पर पूरी रात भर मौजूद रहता है। सुबह के समय मोनिका जब अपनी आंखें खोल कर कल रात कितनी अच्छी नींद आई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने सपने में बहुत से गुंडों की धुलाई की है। कितना मज़ा आया उनको पीट कर। बेशक से वो सिर्फ एक सपना था, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। यही सब सोच कर वो मुस्कुरा रही थी। तभी वो अपने आप को एक अनजान जगह पर पाकर अपने चारों तरफ का माहौल देखती है। मैं किसके घर पर हूँ? यही सब सोचकर वो उस घर को अच्छे से देखती है। तभी उसकी नज़र पास में रखी फ़ोटो फ्रेम पर जाती है। उसमें दक्ष की फ़ोटो होती है। दक्ष की फ़ोटो देखकर मोनिका अपने मन में बोली, मैं इस बेवकूफ़ के घर पर क्या कर रही हूँ। यही सब सोचकर वो कल रात हुई घटना याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। और ये कमरा दक्ष का है और जिस बिस्तर पर वो सो रही थी ये बिस्तर भी दक्ष का है। ये सब सोचकर मोनिका अजीब सा मुंह बना लेती है और तुरंत उस बिस्तर से उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं इस दक्ष के बच्चे को छोड़ूंगी नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने इस बदबूदार कमरे में लाने की। दक्ष के घर पर मैं क्या कर रही हूँ। यही सब सोचकर वो अपनी ख्यालों में आगे चलने लगती है कि तभी वह किसी से टकरा जाती है। अपने ख्यालों से बाहर आकर मोनिका अपने सामने बेड के पास में लेटे हुए दक्ष को देखती है। उसे देखकर ये इंसान बिस्तर के कोने पर क्यों लेटा हुआ है। इतना कहकर वो उसे उठाने लगती है। दक्ष, दक्ष उठो। मोनिका की आवाज़ सुनकर दक्ष अपनी जगह से खड़े होकर ही बिस्तर की तरफ देखता है और अपने सामने मौजूद मोनिका को गले लगाकर बोला, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है। मोनिका दक्ष की इस हरकत से शॉक हुई खड़ी रहती है। अचानक से दक्ष उसे गले लगा लिया था और वो उसे कंसोल कर रहा था कि सब कुछ ठीक है। वो उसकी परवाह क्यों कर रहा है। दक्ष मोनिका की आवाज़ ना सुनकर उससे अलग होकर कहता है, तुम फिर से नींद में चलने लगी, तुम वापस से जाकर बिस्तर पर सो जाओ। इतना कहकर वो उसे बिस्तर पर ले जाता है। मोनिका हैरान हुई दक्ष का मुंह देख रही थी। वो गुस्से में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गले लगाने की, और मैं नींद में चल रही थी, क्या मजाक कर रहे हो तुम। दक्ष मोनिका की आवाज़ सुनकर बोला, तुम अभी जाग रही हो, दक्ष ने कहा। दक्ष की ये बात सुनकर मोनिका अपने कंधे को उचकाकर बोली, नहीं, मैं भी सो रही हूँ। तुम ये सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे घर पर क्या कर रही हूँ और तुम्हारे इस बदबूदार कमरे के अंदर। मोनिका को लड़कों का कमरा बदबूदार ही लगता है। ऐसा लगता है कि लड़के हमेशा अपने कमरे को गंदा करके रखते हैं, लेकिन दक्ष का कमरा ऐसा नहीं था। उसका कमरा नीट एंड क्लीन था, साफ सुथरा। लेकिन तब भी मोनिका तो मोनिका है, वो दक्ष की तारीफ कैसे कर सकती थी। मोनिका की यह बात सुनकर दक्ष बोला, ये मेरी बेइज्जती करती है, चलता है, लेकिन इस कमरे में बदबू कहाँ से आ रही है, और ये कमरा तो कितना ज़्यादा साफ सुथरा है, दक्ष ने अपने मन में कहा। बेशक वो मोनिका के मुंह पर ये सब कुछ नहीं कह सकता था, वरना वो जानता था कि मोनिका उसे कितना ज़्यादा लेक्चर देगी और शायद वो उसके लिए ही नुकसान की बात होगी कि वो सुबह सुबह अपना दिमाग मोनिका के पीछे खराब करेगा। तुम कहाँ अपने ख्यालों में मुझे गालियाँ दे रहे हो, मोनिका ने कहा। मोनिका की ये बात सुनकर दक्ष बोला, ऐसा कुछ नहीं है, कल रात तुमने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और उसके बाद वो रुक जाता है। और कुछ सोचकर अनिका और तुम दोनों ने ज़्यादा पी ली थी, तो आर्यन ने कहा कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। मैं तुम्हारा घर नहीं जानता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें घर पर अपने लेकर आऊं। मैंने तनु से बात कर ली थी, दक्ष ने कहा। दक्ष मोनिका को ये नहीं बताता है कि कल रात उसने अनिका के साथ क्या हुआ था, क्योंकि वो मोनिका को परेशान नहीं करना चाहता था। दक्ष की ये बात सुनकर मोनिका बोली, अच्छा ठीक है। फिर दोनों के बीच एक खामोशी छा जाती है। दक्ष अपने मन में कुछ सोच रहा था। मोनिका दक्ष के कहे गए शब्दों पर भरोसा करे या ना करे, इसके बारे में सोच रही थी। वो दोनों आपस में बातें ना करते हुए भी एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। दक्ष कुछ सोचकर बोला, तुम सपने में किसी का नाम ले रही थी। दक्ष की ये बात सुनकर मोनिका बोली, तुम्हारे कान कुछ ज़्यादा ही बज रहे थे। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है।
मोनिका को जाता देख दक्ष बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, दक्ष ने कहा। मोनिका दक्ष की ये बात सुनकर फीकी सी मुस्कान देकर बोली, मेरा कोई घर नहीं है और अगली बार अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो तुम मुझे तनु दीदी के घर छोड़ देना और थैंक यू। मोनिका ने इतना कहा और वो उसके घर से जाने लगती है। मोनिका को जाता देख दक्ष बोला, तुम थोड़ी देर रुक सकती हो, दक्ष ने कहा। दक्ष की ये बात सुनकर मोनिका अपनी जगह पर रुककर दक्ष की तरफ देखती है। तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, मोनिका ने कहा। तुम नींद में किसी अच्छित का नाम ले रही थी, कौन है ये अच्छित? अच्छित का नाम सुनकर मोनिका दक्ष की तरफ देखकर बोली, अच्छित मेरा छोटा भाई है जिसे मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे लिए वो मेरी दुनिया है, मेरी मम्मी के बाद एक वही तो है मेरे जीने की वजह। मोनिका ने इतना कहा और वो वहाँ से निराश होकर जाने लगती है। मोनिका ने काफ़ी निराशा के साथ दक्ष को ये सब बताया। ये उसे भी नहीं पता था कि उसने दक्ष को ये सब क्यों बताया। दक्ष मोनिका को यूं जाता हुए पूछे गए प्रश्न पर शक करता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने आखिर मोनिका से अच्छित के बारे में क्यों पूछा। आखिर मैंने मोनिका से ये सवाल क्यों पूछा, मुझे इन सब से क्या मतलब। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नज़र बेड पर जाती है जहाँ पर कुछ देर पहले मोनिका सो रही थी। मोनिका के चले जाने के बाद उस कमरे में मोनिका के परफ्यूम की खुशबू ही आ रही थी। दक्ष बिस्तर के पास जाकर जहाँ मोनिका सोई हुई थी उस जगह को छूकर मोनिका के होने का एहसास करने लगता है। बेशक वो जानता था कि मोनिका वहाँ से जा चुकी है, लेकिन बिस्तर पर उसकी भीनी भीनी खुशबू अभी भी थी। दक्ष अपनी इसकी कई हरकतों पर खुद ही हंस रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है और उसे मोनिका की इतनी परवाह क्यों हो रही है। और उसने मोनिका से ये झूठ क्यों कहा कि उसे आर्यन ने घर छोड़ने के लिए कहा था। अपने कहे गए झूठ को सोचकर वो अपने ऊपर ही हंस रहा था। दक्ष के घर से चले जाने के बाद मोनिका वहां से सीधे तनु दीदी के घर पर जाती है। तनु के घर पर पहुंचकर मोनिका देखती है कि तनु किचन में खाना बना रही है। ये देखकर वो किचन के पास जाकर खड़ी हो जाती है और गुस्से में तनु की तरफ देखकर, आपको पता है मैं उस गधे के घर पर रुकी हुई थी। सुबह वो मुझसे सवाल पूछ रहा था कि अच्छित कौन है। मोनिका को इतना गुस्सा करता देख तनु अपना काम रोक कर मोनिका की तरफ देखकर बोली, अच्छित के बारे में दक्ष को कैसे पता? तनु ने कुछ सोचते हुए पूछा। यह सुनकर मोनिका अपने गुस्से को शांत करके धीरे से कहती है, शायद कल ज़्यादा पी लेने के कारण मैंने नशे में अच्छित का नाम लिया होगा और आपको तो पता है ज़्यादा पी लेने के बाद मैं होश में कहीं रहती। और इतना कहा और वो चुप हो गई। मोनिका को चुप होता देख तनु बात को कंटिन्यू करके कहती है, ज़्यादा पी लेने के बाद तुम्हारे अंदर की बहन जाग जाती है और उसके बाद तुम न आओ देखती हो न ताओ, बस सामने मौजूद इंसान को पीट देती हो। तनु की ये बात सुनकर मोनिका अपना सर नीचे झुकाकर बोली, वो तो मुझे सही हालत में दिख रहा था, मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे मारा था, मोनिका ने कहा। तनु मोनिका की ये बात सुनकर हैरानी से बोली, मुझे उम्मीद है तुमने नींद में उसे मार मार कर उसकी बहुत बुरी हालत कर दी होगी। और वो तुम्हें क्या बताता कि तुमने उसे बहुत बुरी तरह से नींद में पीटा है? वो इतना बेवकूफ़ थोड़ी ना है कि तुमसे पिटने के बाद वो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी की गई गलती को बताए और तुम चुपचाप से सुन लो। तुम उसे वापस जवाब नहीं देती, इसलिए उसने चुप रहना ज़्यादा ज़रूरी समझा होगा। वो कितना शांत किस्म का इंसान है। एक तो उसने तुम्हारी मदद की, ऊपर से तुम उसकी बुराई कर रही हो। मोनिका अपना सर झुकाए चुपचाप से तनु जो कुछ भी बोल रही थी वो सुन रही थी। मोनिका अपने मन में बोली, मुझसे गलती हो गई सो मैं यहाँ पर आ गई। मैं कहाँ कुछ बोल रही थी और तनु दी तो अब मुझे लेक्चर सुनाने बैठ गई। यही सब सोचकर वो अपने आप को मन मन कोस रही थी कि उसको क्या ज़रूरत थी गुस्सा करने की। तनु मोनिका से जवाब ना पाकर बोली, मैडम कल रात का कुछ आपको याद भी है या वो भी मैं याद दिलाऊं? तनु ने चिल्लाते हुए पूछा। तनु की इस बात पर मोनिका नामे सिर हिलाकर धीरे से बोली, आपको तो पता है कि मुझे पीने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता, फिर ये बात भी आप मुझे बता ही दीजिए। फिर धीरे से अपने आप से सब कुछ तो सुना दिया, ये बात भी बता दो। पता नहीं पूछ क्यों रही है, मोनिका ने अपने आप से कहा।
कल तुम दोनों को किसी ने किडनैप कर लिया था और तुम्हें और अनिका को वो बेचने के लिए ले जा रहा था। वो भूल गया उसने जिस लड़की को उठाया है वो लड़की कोई साधारण नहीं है। और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे तुम पर आ रहा है। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? तुम्हें मैंने पहले ही कहा था ऐसे कहीं ड्रिंक करने जाओ तो इतना ज़्यादा मत पी लिया करो कि तुम्हें बात का कुछ होश ही ना रहे। इतना तनु ने कहा और अपने मोबाइल को चालू करके वो मोबाइल मोनिका की तरफ दिखाती है। मोनिका पहले तो दुखी हो रही थी कि वापस तनु दीदी शुरू हो गई हैं उसे लेक्चर देने के लिए, लेकिन जब उसने मोबाइल में मौजूद उस फोटो को देखा, उस फोटो को देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो गई। उसके मुंह से निकला, इतनी बुरी हालत कौन कर सकता है इनकी? मोनिका अपने आप को संभाल कर तनु की तरफ देखकर बोली, दीदी इनकी इतनी बुरी हालत कौन कर सकता है? पता नहीं, मैंने मयंक को पता लगाने के लिए कहा है, तनु ने जवाब दिया और अपने पास मोबाइल वापस रख लिया। तनु बोली, तुम अभी इन सब में ज़्यादा ध्यान मत दो और अनिका को इन सब के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास आर्यन का फ़ोन आया था। मैंने आर्यन को ये सब अनिका को बताने के लिए मना कर दिया है और तुम भी अनिका के सामने कल रात का जिक्र मत करना और अभी तुम दोनों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तनु ने मोनिका से इतना कहा और वो अपना खाना बनाने के काम को वापस से कंटिन्यू करने लगती है। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए मैं आपके घर आ जाती हूँ। हाँ आ जाओ, और मैं भी थोड़े दिन हॉस्पिटल में बिजी रहूँगी तो तुम अपनी पढ़ाई यहाँ पर अच्छे से कर पाओगी, तनु ने कहा। मोनिका तनु से थोड़ी देर बात करती है और उसके साथ खाना खा लेने के बाद वो हॉस्टल अपने सामान को लेने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ आर्यन के घर पर अनिका अपने सामने मौजूद आर्यन की तरफ देखकर बोली, प्लीज़ कुछ दिनों की बात है, अनिका ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। बिल्कुल नहीं, आर्यन ने अपने लैपटॉप से नज़र हटाकर अनिका की तरफ देखकर कहा और वापस से अपना काम करने लगता है। आर्यन का ये जवाब सुनकर अनिका अपने मन में बोली, ये इंसान कितना ज़्यादा रूड है। इस इंसान को क्या लग रहा है कॉलेज के एग्ज़ाम दे देने के बाद मैं इसका घर छोड़कर भाग जाऊंगी? कुछ दिनों की बात है, ये एडजस्ट क्यों नहीं कर सकता? यही सब अनिका अपने मन में सोच रही थी। अनिका ने जब आर्यन से ये कहा कि वो तनु दी के घर जाकर अपनी पढ़ाई करना चाहती है, तब आर्यन ने उसे साफ मना कर दिया। अनिका कुछ सोचकर क्यूट सा फेस बनाकर आर्यन के पास आकर बोली, बस कुछ दिनों की बात है, मैं उसके बाद वापस से आ जाऊंगी, प्लीज़। आर्यन कोई जवाब नहीं देता। अनिका आर्यन को जवाब ना देता देख अपनी जगह से सीधी खड़ी होकर बोली, ठीक है, मैं तुमसे काफ़ी देर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ लेकिन तुम मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहने वाली क्योंकि मैं जा रही हूँ। इतना कहकर अनिका कमरे से बाहर जाने लगती है। अनिका परेशान हो गई थी। वो इतनी देर से आर्यन को मना रही थी लेकिन वो अपनी जगह से टच से मच नहीं हो रहा था, इसलिए उसने कोशिश करना भी बंद कर दिया और वो वहाँ से जाने लगी। अनिका को जाता देख आर्यन कुछ सोचकर बोला, ठीक है तुम जा सकती हो, मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। बदले में तुम्हें सही समय पर अपना खाना खाना होगा और अपनी अच्छे से केयर करनी होगी, अपना अच्छे से ध्यान रखना होगा। आर्यन की ये बात सुनकर अनिका मन में बोली, आ गया ना लाइन पर, बड़ा आया मुझे धमकी देने वाला। अनिका आर्यन की तरफ देखकर बोली, ओके, मैं सही समय पर खाना खा लिया कर दूंगी, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आर्यन कोई जवाब नहीं देता, वो अपना काम कंटिन्यू करता है। अनिका आर्यन को काम करता देख अपना मोबाइल लेकर बाहर आकर मोनिका से बात करके कहती है कि वो तनु दीदी के घर आ रही है पढ़ाई के लिए। मोनिका फ़ोन पर खुश हो जाती है और वो भी बताती है कि वो भी तनु दीदी के घर आ चुकी है। थोड़ी देर बात कर लेने के बाद अनिका वापस से कमरे में जाकर अपनी जगह पर बैठ जाती है और आर्यन को काम करता हुआ देखती है। दूसरी तरफ मोनिका फ़ोन रख देने के बाद अपने कमरे को अच्छे से एडजस्ट कर रही थी। वो तनु दीदी के घर आ गई थी, तभी उसके पास दक्ष का फ़ोन आता है और वो उसे बताता है कि आर्यन ने अनिका का सारा सामान तनु दी के घर पे भिजवा दिया है, तो तुम अनिका का ख्याल रखना। नहीं, मैं तो ख्याल रखूंगी नहीं, मोनिका ने चिढ़ते हुए फ़ोन पर कहा। मोनिका का जवाब पाकर दक्ष अपने मन में बोला,
मुझे क्या ज़रूरत थी इसको फ़ोन करने की, ये तो कभी सीधे मुंह बात तक नहीं कर सकती है। मेरे अंदर तो कांटे लगे हुए हैं जो इसे चुभ जाएंगे बात करने पर। यही सब सोचकर फ़ोन पर जवाब देता है, अच्छा ठीक है, मुझे कुछ काम है तो मैं फ़ोन रखता हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से फ़ोन रख देता है। फ़ोन रख देने के बाद मोनिका मोबाइल की तरफ देखकर बोली, ये इंसान मुझसे कितना ज़्यादा डरता है। इतना कहा और वापस से अपने काम में बिजी हो जाती है। थोड़े समय बाद अनिका तनु के घर पर आ जाती है और वो और मोनिका दोनों मिलकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। वो दोनों मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते हैं। ऐसे ही अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं और जब उनका एग्ज़ाम आता है तो वो अपने एग्ज़ाम देने के लिए चले जाते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद वो दोनों अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर कुछ हफ्ते हो जाते हैं और ऐसे ही उनके एग्ज़ाम की आखिरी तारीख भी आ जाती है और वो अपनी आखिरी शाम के लिए मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। बीच बीच में आर्यन अनिका को फ़ोन करके उसका हाल चाल पूछ लिया करता है। कभी कभार वो उससे मिलने के लिए तनु के घर पर आ जाया करता था। एग्ज़ाम खत्म हो जाने के बाद अनिका कुछ दिन मोनिका के साथ रहती है। ऐसे ही एक दिन मोनिका और अनिका आपस में बात कर रहे थे, तभी अनिका के पास आर्यन का फ़ोन आता है और वो उसे घर बुलाता है। किसका फ़ोन था? मोनिका ने पूछा। आर्यन का। वो कह रहा है कि मैं जल्दी से घर आ जाऊं, शायद कुछ काम है तो मैं चलती हूँ, अनिका ने कहा और सोफे से उठकर खड़ी हो जाती है। अच्छा ठीक है, बाय। मैं भी कुछ समय अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों के बीच रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुझे ड्रॉप कर देती हूँ, मोनिका ने कहा और वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और फिर कमरे से बाहर जाने लगती है। अनिका चुपचाप से मोनिका का पीछा करते हुए घर से बाहर आ जाती है। थोड़ी देर में अनिका घर पहुंच जाती है आर्यन मेंशन में। आर्यन के मेंशन में अनिका घर के अंदर कदम रख कर वहाँ के माहौल को देखती है। उसे वहाँ का माहौल शांतिपूर्ण लगता है। शायद आर्यन घर पर नहीं है, लेकिन क्यों? आर्यन ने तो उसे फ़ोन करके कहा कि वो जल्दी से घर आए, फिर इतनी शांति क्यों है? अनिका अपने ही ख्यालों में घर के अंदर जाने लगती है। अनिका अंदर जाती है तभी उसे लाइब्रेरी रूम के बाहर कुछ लोगों की बात करने की आवाज़ आती है, जिसमें एक आदमी आर्यन पर गुस्सा कर रहा था। तुमने शादी कर ली और इतनी ज़रूरी बात तुम अपने घर वालों को बताना ज़रूरी भी नहीं समझा, उस आदमी ने गुस्से में कहा। आर्यन उन्हें कोई जवाब नहीं देता है। तभी उस कमरे में एक महिला की आवाज़ आती है, आप अपने गुस्से को शांत करो, हमें तो खुश होना चाहिए कि हम अपनी बहू का चेहरा देख पा रहे हैं, वरना मैंने तो अपने बहू के चेहरे देखने की उम्मीद तक छोड़ दी थी, उस महिला ने कहा। आर्यन बेटा, अभी तक बहू आई नहीं, उस महिला ने आर्यन से कहा। मम्मी, अभी वो आती ही होगी, वो अपने दोस्त के साथ बिजी थी। आर्यन के इतना कहते ही लाइब्रेरी रूम के अंदर अनिका आ जाती है। अनिका हल्के कदमों से अंदर की तरफ आती है और अपने सामने मौजूद उन दो लोगों को देखती है। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों कौन हैं। अनिका को सोचता देख आर्यन बोला, ये मेरे मॉम और डैड हैं। अनिका कंफ्यूज सा चेहरा बनाकर, तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ पर? मेरे कहने का मतलब है उन्होंने कुछ बताया नहीं, आप अचानक से आ गए, इतना कहा और वो आर्यन के मम्मी पापा की तरफ देखती है। आर्यन के पापा का नाम जगदीश मल्होत्रा था। आर्यन के मम्मी का नाम अंबिका मल्होत्रा था। अंबिका मल्होत्रा अनिका को देखकर उसके पास आती हैं और अनिका के गालों को छूकर बोली, यह है मेरी बहू, कितनी प्यारी है, किसी छोटे बच्चे की तरह, अंबिका जी ने कहा। अनिका अपने बारे में ये सब सुनकर अपने मन में बोली, सब मुझे बच्चे क्यों बोलते हैं? मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, इन्हें अभी भी मैं छोटी सी बच्ची नज़र आ रही हूँ। ये सब सोचकर वो अंबिका जी से बोली, मैं आपको बहू के रूप में पसंद हूँ। अनिका ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, हाँ बिल्कुल, आखिर तुम मेरे आर्यन की पसंद हो तो हम तुम्हें स्वीकार कैसे नहीं कर सकते हैं, अंबिका जी ने कहा। जगदीश मल्होत्रा एक नज़र अनिका को देखकर आर्यन की तरफ देखते हैं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में, मिस्टर जगदीश मल्होत्रा ने कहा। अंबिका जी अपने पति की बात सुनकर अनिका की तरफ देखकर बोली, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना है। इतना कहकर अंबिका जी अनिका को अपने साथ लाइब्रेरी रूम से बाहर लेकर जाने लगती हैं। अनिका को अंबिका जी का फ्रेंडली नेचर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। वो मुस्कुरा कर अंबिका जी के साथ जाने लगती है।
मिस्टर मल्होत्रा आर्यन की तरफ देखकर बोले, तुम्हें पता है तुमने किससे शादी की है? उन्होंने ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर कहा था। हाँ मालूम है, कुलकर्णी फैमिली की इकलौती राजकुमारी से, अनिका कुलकर्णी से, आर्यन ने सीधे स्वर में कहा। मतलब तुम्हें अनिका के बारे में सब कुछ मालूम है, तब भी तुमने उससे शादी की? तुम्हें डर नहीं कि कुलकर्णी फैमिली बड़े बुजुर्ग तुमसे नाराज हो जाएंगे? मिस्टर मल्होत्रा ने कहा। मुझे नहीं लगता जब कुलकर्णी फैमिली को ये पता चलेगा कि उनकी इकलौती बेटी से शादी करने वाला मल्होत्रा खानदान का सबसे बड़ा बेटा है और मल्होत्रा कॉरपोरेशन का होने वाला नया चेयरमैन, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई ऐतराज़ होगा। अपनी बेटी के ये सारे शब्द सुनकर मिस्टर मल्होत्रा चुप रह जाते हैं। उन्हें अपने बेटे से यही उम्मीद थी कि जो चीज़ आर्यन मल्होत्रा की होती है वो उसे अपने पास रखने के लिए कुछ भी कर सकता है, और अब बात तो उसके प्यार की है, तो उनका बेटा इतनी आसानी से हार कैसे मान जाएगा? ये सब सोचकर मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो अपने बेटे से बोले, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे तुम्हारी शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन तुमने जो तरीका अपनाया है शादी का, वो तरीका गलत है। मुझे दक्ष ने तुम्हारे और अनिका के बारे में सब कुछ बता दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे तौर तरीके से अनिका को मेरे घर की बहू बनाओ। ठीक है पापा, छोटा नहीं आया, आर्यन ने कहा। तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे आज्ञा का पालन कर रहा है। तुमने उससे कहा था कि वो यूरोप का हमारा बिजनेस संभाले, तो वो हमारे ब्रांच को अच्छे से मैनेज कर रहा है। थोड़ी देर और आर्यन और मिस्टर जगदीश मल्होत्रा के बीच आपस में बातें होती है। वहीं दूसरी तरफ मोनिका अनाथ आश्रम में बैठकर छोटे बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर जाकर रुक जाती है और वो आदमी दक्ष होता है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मोनिका के दिमाग में अचानक से ख्याल आया और वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और दक्ष के पास जाने लगती है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मोनिका ने दक्ष से पूछा। मोनिका की आवाज़ सुनकर दक्ष मोनिका की तरफ देखता है। कुछ नहीं, बस डोनेशन देने के लिए आया था, दक्ष ने इतना कहा और अपने सामने मौजूद आदमी के हाथ में चेक पकड़ा देता है। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अच्छा, फिर कुछ सोचकर अनिका बोली, मैंने तुम्हें आज से पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा, तो तुम अचानक से यहाँ पर डोनेशन देने के लिए क्यों आए हो? मोनिका ने शक करते हुए पूछा। मोनिका की ये बात सुनकर दक्ष अपने मन में बोला, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मुझे जब पता चला कि तुम यहाँ पर हो तो पता नहीं क्यों मैं खुद ब खुद यहाँ पर आ गया। फिर अपने ख्यालों से बाहर आकर दक्ष बोला, आर्यन ने मुझसे कहा था यहाँ पर डोनेशन देने के लिए, मेरे दिमाग से निकल गया, तो सोचा कि मैं क्यों ना आज यहाँ पर खुद आ जाऊँ, और कोइंसिडेंट देखो मैं तुमसे मिल गया। बात संभालते हुए दक्ष ने कहा। दक्ष की बात सुनकर मोनिका वहाँ से जाने लगती है। मोनिका को जाता देख दक्ष उसके पीछे आते हुए, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुमने बताया नहीं। थोड़ी अपसेट थी, इसलिए सोचा कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ। इन छोटों बच्चों को खेलता देखकर सुकून सा मिल जाता है, मोनिका ने कहा। मोनिका की ये बात सुनकर दक्ष बोला, अच्छा चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। दक्ष की ये बात सुनते ही मोनिका बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है। कुछ पल दक्ष रुका और फिर कुछ सोचकर बोला, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तो क्या तुम मुझे मेरे घर तक लिफ्ट दे सकती हो? दक्ष ने कहा। ठीक है, लेकिन गाड़ी तुम्हें ड्राइव करनी होगी, मोनिका ने इतना कहा और वो जाकर अपनी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। ड्राइविंग सीट पर आकर दक्ष मुस्कुराते हुए बैठ जाता है। उसके चेहरे की खुशी बता रही थी मानो दक्ष ने कोई जंग जीत ली है। तभी उसकी खुशी कहीं गायब हो जाती है जब वो मोनिका की बात सुनता है। तुम ज़्यादा स्माइल करना बंद करो, और उस दिन की तरह अगर तुमने गाड़ी चलाई तो मैं तुम्हें किसी कचरे के ढेर की तरह उठाकर अपनी गाड़ी से बाहर फेंक दूंगी, मोनिका ने कहा, और वो सीट पर अच्छे से आरामदायक स्थिति में आकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अपनी खुशी पर काबू पाकर दक्ष चुपचाप से गाड़ी ड्राइव करता है। गाड़ी ड्राइव करता है। दोनों के बीच शांति छाई रहती है। तभी मोनिका का फ़ोन बजता है। मोनिका अपनी आंखें खोलकर फ़ोन पर तनु का नाम देखकर कॉल पिक कर लेती है। तनु कुछ ऐसा कहती है जिससे मोनिका एकदम चौंक जाती है।
आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस कहानी में आप लोगों ने ना ही साथ दिया ना ही कमेंट दिया, शायद कहानी आप लोगों को पसंद नहीं आई। कहानी मुझे भी कोई बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं आई, लेकिन जब कहानी को शुरू किया है तो अंत करना मुश्किल है। लेकिन आप लोगों ने कोई नेगेटिव कमेंट भी नहीं किया, ये गलत बात है। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी नहीं लगती है तो आप दिल खोल कर कहानी में कमेंट किया करिए कि कहानी आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है। ज़्यादा कमेंट जिस चीज़ के होंगे मैं वही करूँगी। उम्मीद करती हूँ आगे से आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले और अंतिम भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।